हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वाइब्रेशन ये हमारे स्टेशनरी वेव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए कुछ डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि जैसे सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल नोट किसको कहते हैं। तो याद रखिए, एनी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड अ नोट। ठीक है, यानी कि एक कोई भी एक नोट जैसे कि सा, टा, बा, ये सारे जो होते हैं ये साउंड नोट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है एक सोर्स से। ठीक है, दूसरा होता है टोन। एवरी म्यूजिकल साउंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एवरी कंपोनेंट नोज एज अ टोन। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने मिलाकर एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट करेगी। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा टोन। नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी। जैसे कि हम बोलेंगे कि फ्लूट की फ्रीक्वेंसी और गिटार की फ्रीक्वेंसी, ऑर्केस्ट्रा के अंदर में ये सब की फ्रीक्वेंसी मिलकर एक म्यूजिकल टोन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फंडामेंटल नोट एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। The note of lowest frequency produced by an instrument is called as fundamental note. The frequency of this note is called as fundamental frequency. Obviously देखिए आप ये पॉइंट को समझिए ज़रा कि एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार हो या पियानो है या फिर सारंगी है, जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, उन सब में जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जा सकेगी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और वो जो नोट होगा उस नोट को फंडामेंटल नोट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स हमने इससे पहले भी देखा है, देखिए हमारे लेक्चर में, कि द फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हार्मोनिक्स। यानी कि अगर n को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोएस्ट बेसिक फ्रीक्वेंसी अगर है तो n, 2n, 3n, 4n एंड so on are termed as first, second and third harmonics। ठीक है, इस तरह से हम हार्मोनिक्स के नंबर देंगे उसको। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि n की वैल्यू अगर 100 हर्ट्ज है, यानी कि एक मेरे पास एक गिटार है और वो गिटार जो है तो 100 हर्ट्ज प्रोड्यूस करे अगर, ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम उसके हार्मोनिक्स देखेंगे तो क्या होंगे, 200, 300, 400, 500, इस तरह इसको हार्मोनिक्स बोला जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स, जो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होती है। नेक्स्ट इज द ओवरटोन। द हार्मोनिक्स अदर देन द फर्स्ट, दैट इज फंडामेंटल नोट, which are actually produced by an instrument are called as overtones. For example, the tone with frequency immediately higher than the fundamental is defined as the first overtone. अब यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखिए आप, ओवरटोन्स जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लेकिन हार्मोनिक्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हर इंस्ट्रूमेंट में। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है 2 टाइप के, जिसमें से पहली टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि ऑल हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि stringed instruments like for example guitar etc, या open flute। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि ऑल हार्मोनिक्स प्ले कर सकते हैं। दूसरे टाइप के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्लेज ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्ले करते हैं, मतलब कि हम बोलेंगे कि वन साइड ओपन फ्लूट, और इस तरह से हम बोलेंगे ऑर्गन पाइप्स, कुछ ऑर्गन पाइप जिनको डायरेक्टली शहनाई जैसे हम बोलते हैं, जिसको कि हम उसको मुंह से बजाते हैं डायरेक्टली, तो एक एंड आपका सामने से ओपन है उसका, और जहाँ से आप उसमें एयर ब्लो कर रहे हो वो पॉइंट उसका क्लोज है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, प्लेज ऑल हार्मोनिक्स, प्लेज ओनली ऑड हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ऑड हार्मोनिक्स और ऑल हार्मोनिक्स का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर सारे हार्मोनिक प्ले होते हैं तो हम ये कहेंगे कि इफ दोनों के लिए n ले लेता हूं मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या होगा देखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑल हार्मोनिक प्ले करते हैं उसमें 2n
3n 4n इनको सेकेंड हार्मोनिक, इसको थर्ड हार्मोनिक और इसको फोर्थ हार्मोनिक, इस तरह बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इसको बोला जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 3n थर्ड हार्मोनिक ये प्रेजेंट रहेगी, 5n फिफ्थ हार्मोनिक होगी और 7n इस तरह से इसकी सेवेंथ हार्मोनिक प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास में फ्रीक्वेंसीज प्ले होंगे और इसके अंदर में ऑल हार्मोनिक्स प्ले होंगे। अब ओवरटोन का कैसे आता है फर्क देखिए ज़रा। देन ओवरटोन्स, हमने अभी देखा डेफिनेशन कि ओवरटोन्स मतलब फ्रीक्वेंसीज हायर दैन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे हम कहेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की फर्स्ट वाली सीरीज ले लेंगे, ऑल हार्मोनिक वाले इंस्ट्रूमेंट, ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर में ऑल हार्मोनिक होते हैं और ऑड हार्मोनिक होते हैं, उनमें ओवरटोन किसको बोला जाता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन जो होगा, फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन का डेफिनेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल। तो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, देखिए अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ये हायर फ्रीक्वेंसी हुई ना, ये फंडामेंटल है, तो उसके बाद की हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2n, उसके बाद 3n, उसके बाद 4n, तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब कौन सी हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, सेकेंड ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड ओवरटोन, तो इसको बोला जाएगा फोर्थ हार्मोनिक। क्या ये बात आपको ध्यान में आ रही है, देख लीजिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, उसमें अगर हमारा n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसको ओवरटोन नहीं गिनते हैं, उसको छोड़कर जो अगली फ्रीक्वेंसी मिलती है हमको, इसको ओवरटोन बोला जाता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि कितनी मिलेगी, लेकिन 2n ही मिलना चाहिए या फिर जो है तो 3n मिलना चाहिए, ऐसे नहीं देखते हैं। जस्ट आप देखेंगे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको 2n लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 3n, इसको क्या लिखते हैं 4n, ऐसे। अच्छा, अब इधर देखते हैं कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट। ऑड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन कैसे लिखेंगे, देखो जरा। फर्स्ट ओवरटोन देखिए, ऑड हार्मोनिक में n जो है फंडामेंटल है, उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली, 3n, तो हम यहां लिखेंगे इसको थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक। इसका सेकंड ओवरटोन कहां बजेगा, इसका सेकंड ओवरटोन जो होगा वो रहेगा 5n नाम से, फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, और थर्ड ओवरटोन इसका होगा सेवेंथ हार्मोनिक। यानी कि फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो 3n, 5n और 7n, इस तरह की फ्रीक्वेंसी को देखिए, फ्रीक्वेंसी वही है। यहां पर 3n नाम की फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक है, उसको सेकंड ओवरटोन बोला जाता है, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी को यहां पर फर्स्ट ओवरटोन बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ये वाली फ्रीक्वेंसीज थोड़े अलग होते हैं और ये वाले फ्रीक्वेंसीज अलग होते हैं। तो समझ लो एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों के लिए अगर देखा जाए तो इसके अंदर में फर्स्ट ओवरटोन कौन हुआ, फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा, 200 हर्ट्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थर्ड ओवरटोन बताइए, थर्ड ओवरटोन कितना होगा, यानी कि फोर्थ हार्मोनिक मतलब 400 हर्ट्ज। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको 13th हार्मोनिक, 13th ओवरटोन सॉरी, तो 14th हार्मोनिक आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1400 हर्ट्ज। मैंने बहुत ही एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि ओवरटोन और हार्मोनिक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना इसके बाद में। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी अगर हमारा इफ n इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज ही ले लेते हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 100 हर्ट्ज को ही बजाते हैं n बोलकर, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन कहाँ आएगा, देखो जरा। फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल्स टू कितने पे आएगा, 300 हर्ट्ज पे आएगा। करेक्ट है ना, 300 हर्ट्ज। उसके बाद में सेकेंड ओवरटोन ये आएगा आपका 500 हर्ट्ज। या अगर मैं बोलता हूँ आपको 13th ओवरटोन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 13th ओवरटोन बोला जाए इसको, तो 2n+1 होता है एक्चुअली इसमें। ठीक है, 2n+1। तो क्या करना है, इसको 13 बोला गया है तो ये हो जाएगा 13 2 26। इसको ऐसा लिखा जाता है 2n की जगह मैं p बोलता हूँ, 2p+1 बोला जाता है, 2p+1। थोड़ा और क्लियर लिखता हूँ, मुझे ये कोई भी नंबर का है, समझ लो ये 13 नंबर का ओवरटोन है, तो मुझे चाहिए p नंबर का ओवरटोन, pth ओवरटोन इट इज इक्वल्स टू, pth ओवरटोन को बोला जाएगा इस केस में 2n+1 n। ठीक है, फंडामेंटल का 2n+1। कैसे, n की जगह पे 1 रख के देखो, तो ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 is 3।
थर्ड हार्मोनिक आया, ये हार्मोनिक है, ये ओवरटोन है, ये हार्मोनिक है, तो आपको पता चलेगा 2n+1 हार्मोनिक। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज होता है। तो 13 नंबर के लिए मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 26 + 1 = 27, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2700 हर्ट्ज। गिनकर देख लीजिए अगर आपको कंफर्मेशन लेना है तो। और इधर का पी नंबर का ओवरटोन निकालना है तो pth ओवरटोन इट इज इक्वल्स टू जस्ट p+1 है ना, p+1 हार्मोनिक। देखिए ये मैंने आपको स्ट्रिंग वाइब्रेशन पढ़ाने से पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि बिकॉज ये वाली चीज़ें हमको प्रूफ करना है और स्ट्रिंग वाइब्रेशन के अंदर हम ये प्रूफ भी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर p नंबर का ओवरटोन निकालना है, मैंने 13 नंबर का ओवरटोन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, p यानी कि 13 + 1 = 14, 1400 हर्ट्ज, 14 नंबर का हार्मोनिक। और 14 हार्मोनिक मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली ये 14n है, n की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना हो गया 1400 हर्ट्ज। तो क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? इसको एक बार में ध्यान से देख लीजिए फिर से। और अगर ये पॉइंट आपको, ये स्लाइड अगर समझ नहीं आए तो स्ट्रिंग वाइब्रेशन के बाद दोबारा इसको देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा स्ट्रिंग वाइब्रेशन में हम ये वाला फॉलो करने वाले हैं कॉलम, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाइब्रेशन जो होता है हमारा, स्ट्रिंग वाइब्रेशन में ऑल हार्मोनिक वाला फंडा क्लियर हो जाता है हमारा। तो इसको ध्यान से देखिए, पॉज करिए वीडियो को और इसको देखकर समझ लीजिए इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सो व्हाट इज स्ट्रिंग वाइब्रेशन? तो हम ये कहेंगे कि इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन हमारे पास में होते हैं दो रिजिड एंड्स। समझ लीजिए ये एक रिजिड एंड है और ये एक रिजिड एंड है। इसके ऊपर में मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L मैंने यहां पर इसको टाई कर दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड रिजिडली बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। देखिए ये दो पॉइंट पे हमने इसको अभी फिक्स कर दिया है। अब देखो क्या होगा, हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं। इफ अगर हमने इस लेंथ L के किसी एक पॉइंट, समझ लो ये लेंथ L है कंप्लीट, ऐसे बोल दूंगा मैं, लेंथ L है ये, और इस L लेंथ के मैंने सेंटर पॉइंट को अगर मैंने प्लग किया, प्लग करना मतलब छेड़ना उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको जस्ट जैसे सितार के तार छेड़े जाते हैं, ऐसा एक हम बोलते हैं ना ऐसा, तो वैसे ही वर्ड यूज करेंगे इसके लिए कि इसको हम छेड़ेंगे थोड़ा सा। तो चलिए छेड़ते हैं स्ट्रिंग को, टिंग टिंग। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया, तो इसको प्ले करने के बाद ये वाइब्रेशन शुरू होगी इसकी। इसकी वाइब्रेशन कैसे होगी, अरे भाई ऐसे होगी ना वाइब्रेशन इसकी, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये इस तरह का लूप बनाएगा, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रिंग है हमारा, जैसे मैं इसको यहां पर डिस्टर्ब करता हूं, यहां पर डिस्टर्ब करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से जो है तो ये एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। देखिए ये एक डिस्टर्बेंस है जो कि यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक गया है, समझ लो ऐसे, और वो डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट होकर आया ऐसे। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि एक वेव जाती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों वेव्स का जब सुपरपोजिशन होता है तो उससे बनती है हमारी स्टेशनरी वेव। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि एक्चुअल में आपको ये पता है, देखो क्या पता है आपको, ये पता है, इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं ना, इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं। अगर इसको मैंने अगर डॉटेड लाइन से कंप्लीट भी कर दिया, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलाकर एक वेवलेंथ होती है। यहाँ पे दिख रहा है क्या दोनों भी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक के बाद एक है क्या, नहीं ना। तो अगर नहीं है तो ये क्या कंप्लीट है, ये लैम्बडा है, ये एक लैम्बडा है, नहीं, कितना है ये है λ/2, ठीक है। ये सिर्फ λ/2 है, इतना यहां से। तो यहां से देखा जाए तो ये λ/2 है। तो हम कहेंगे कि टोटल लेंथ जो थी हमारी, वो टोटल लेंथ है L, और वो लेंथ किसके बराबर हो रही है, λ/2 के। चलो देखते हैं फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है हमको। तो स्ट्रिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को n ले लेते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। हमको ये पता है कि ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल्स टू √of t/m, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि ये नहीं पता है आपको बोल के, तो ये क्लास में हो चुका है हमारा, कई बार पढ़ा चुका हूं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v/, एक तो 1/λ
अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, ऐसे लिख दो इसको। अच्छा लैम्डा की वैल्यू क्या है, चलिए निकालते हैं यहाँ से। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फिगर L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 आ गया, है ना। L इक्वल्स टू कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस L, देयरफॉर ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, N इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय M। फाइन, तो दिस इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम यहां पे लिखेंगे वेयर N इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, T को बोला जाता है टेंशन इन स्ट्रिंग, M जो होता है इट इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, इसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ, और लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी याद रखिए वो पॉइंट को, इसी को कहा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिख के आ जाए तो देख लेना, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, चलिए मैं आपको अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, दैट इज प्लकिंग डिस्टेंस। प्लकिंग डिस्टेंस क्या होता है, मतलब ये जो स्ट्रिंग होगा हमारा जो दो एंड्स पर बंधा हुआ है, उसको कितने डिस्टेंस पर, किसी एक एंड से, फिक्स एंड से उसको कितने डिस्टेंस पर प्लग किया जाए कि हमको ऐसे लूप्स मिलेंगे। तो हम कहते हैं यहां पर इट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपॉन 2p, L अपॉन 2p। व्हाट आर p? p इज नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स को बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देखते हैं रखकर। यहां पे लूप कितने हैं, एक, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1, तो L बाय 2 हमने प्लग कहां किया होगा, L बाय 2 पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 लूप स्ट्रिंग प्लग्ड एट हाफ लेंथ, कहां से, किधर से भी गिन लो। ठीक है, हाफ लेंथ है, तो L बाय 2 पर उसको प्लग किया जाए। और अगर मैंने ऐसे कहा आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि फॉर 3 लूप्स प्लग कहां करोगे, 3 लूप के लिए प्लगिंग डिस्टेंस निकालो, तो हम इसको कहेंगे फॉर 3 लूप्स डिस्टेंस, प्लगिंग डिस्टेंस शॉर्ट में याद रख लीजिए भाई, प्लगिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, L बाय 6। यानी कि अगर ये वाली टोटल लेंथ अगर समझ लीजिए 60 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर पे आपको उसको प्लग करना पड़ेगा। आप उसको अगर 10 सेंटीमीटर पे प्लग करोगे तो वो बनाएगा 3 लूप। और फिर इसी को कंप्लीट ही कर लेते हैं फॉर 2 लूप्स, बाद में लिया हमने लेकिन समझ लो। तो प्लगिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो प्लगिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लग्ड एट, कहाँ प्लग करेंगे उसको, तो हम उसको प्लग करेंगे। प्लग करने का मतलब वही अपना वो छेड़ना, ठीक है ना, ऐसा प्लग करना, टिंग बजाना, तो ट्रिंग डिंग 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 बजता रहेगा वो। तो चलो बजा रहे हैं उसको अपन, तो बजाते हैं स्ट्रिंग PL, प्लगिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू लूप कितने 2 to the 4 L बाय 4 यहाँ प्लग करना पड़ेगा उसको। मतलब अगर ये लूप 100, ये एक लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो अगर हमको एक लूप बनाना है तो कहाँ पे प्लग करेंगे 50 सेंटीमीटर पे। अगर 2 लूप बनाना है तो कहाँ प्लग करेंगे 25 पे। अगर जो है तो आपको 3 लूप बनाना है तो कितने करेंगे L बाय 6 पे, यानी कि 100 डिवाइड बाय 6 इतना, तो वहां आप उसको करेंगे प्लग। तो प्लगिंग डिस्टेंस जो होता है ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आता है कि व्हाट इज द प्लगिंग डिस्टेंस फॉर हाउ मेनी, इतने लूप्स दिया है क्वेश्चन में, तो p लूप्स और लूप की वैल्यू अगर दे दिया तो ठीक, नहीं तो प्लगिंग डिस्टेंस आपको दे देता है, टोटल लेंथ आपको पता होती है और आपको बोलता है कि लूप कितने बनेंगे निकालो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर में निकाल सकते हैं, ये बात आसान है, याद रखने जैसी है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मोड्स ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन। पहला मोड होता है फंडामेंटल मोड। ठीक है, इसको फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। फंडामेंटल मोड यानी क्या, फंडामेंटल मोड मतलब ऐसा मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्ले होती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग वाइब्रेशन जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सकती है। तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्रिएशन हमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग लेता हूं यहां पर और स्ट्रिंग को 2 एंड्स पर फिक्स कर देता हूं। ठीक है, और स्ट्रिंग को अब हम यहां पर करेंगे
नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल्स टू 1, एक लूप रहेगा यहां पर, ठीक है। देखिए इस तरह से लूप कितने, एक, नोड्स कितने बताइए, नोड्स कितने, बिल्कुल सही कहा, एक और ये दो नोड्स हैं यहां पर। ये नहीं पूछना मुझे कैसे पता आपने कहा या नहीं कहा। नोड्स 2, एंटी नोड कितने, एक, ठीक है। मिनिमम इतना ही हो सकता है, मिनिमम। तो मैं ये कहूंगा कि फॉर एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स जो बन रहे हैं वो n लूप्स बनेंगे इसके अंदर में। मतलब एक लूप बन सकता है, या तो 2 बन सकते हैं, या तो 3 बन सकते हैं। भाई 1 दोनों तरफ, फॉर एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड, दोनों एंड पर अगर स्ट्रिंग फिक्स है और उसकी लेंथ इतनी है l है, तो l लेंथ की स्ट्रिंग और उस फिक्स है दोनों एंड्स पर, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ लूप कितने बन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स आर p, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, यानी इंटीग्रल होता है, ठीक है, इंटीग्रल होता है। नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि ये जो नंबर बनने वाले हैं लेंथ, तो इसमें हम ऐसा ले सकते हैं कि लूप लेंथ λ/2 होता है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, p लूप्स इंटू λ/2, p लूप्स इंटू λ/2। क्या ऐसे लिखूं मैं, ये आपको बात समझ में आ रही है क्या, इसको समझिए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है, यहां पे कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, इसको एंटी नोड बोल दो, टोटल लेंथ l है। देखो समझो जरा, अगर l लेंथ है टोटल, तो वो टोटल लेंथ कितनी है, λ/2 का कोई तो इंटीग्रल मल्टीपल। तो हम यहां पे कहेंगे p जो है ये एनी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा कोई तो भी इंटीजर है ये p, इसको नंबर ऑफ लूप्स बोलते हैं, नंबर ऑफ लूप्स। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ लूप्स, अगर यहां पे अपने पास नंबर ऑफ लूप कितने 1, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी λ/2। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा p λ/2, या फिर अगर मेरे पास में 2 लूप रहेंगे तो ये हो जाएगा 2 λ/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो फॉर एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p इंटू λ/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा फंडामेंटल मोड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि, मैं एक और तरीका बताता हूँ। पहले वाला तरीका तो आपको आया समझ में, उसके अंदर में हम निकाल सकते थे नंबर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें से निकाल सकते थे हम, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा एक तरीका बताऊंगा जो आपको आना जरूरी है। लूप लेंथ इज इक्वल्स टू λ/2 होता है। क्या ये बात तो सही है ना भाई, देखिए इसको λ/2 बोलते हैं। ये एक लूप है, एक लूप की लेंथ कितनी होती है, λ/2 होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर। अच्छा यहाँ पे देखो, इफ अगर l लेंथ है स्ट्रिंग की और उसमें p नंबर ऑफ लूप बने हैं, 1 2 3 4 कितने भी, तो p नंबर ऑफ लूप अगर बने हैं तो लूप लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लूप लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l/p, है कि नहीं। अगर एक लूप बना है तो l के बराबर लेंथ, अगर 2 लूप बने हैं तो l/2 हो जाएगा। यानी कि आपके पास में लूप लेंथ, एक लूप की जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी, तो एक लूप की लेंथ, यहां पर देखो p कितने हैं, 1, तो देयरफॉर लूप की लेंथ कितनी है, l के बराबर है। अगर यहां पर 2 लूप होते तो एक लूप कितने का होता, l/2 का, एक l/2 का, तो इसको हो जाता था l/2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा लूप लेंथ के 2 इक्वेशन, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऐसे बता दो। तो हम कहेंगे इसके अंदर में कि फिर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से अगर लूप लेंथ की हम वैल्यू निकालते हैं, l/p इज इक्वल्स टू λ/2, l/p इक्वल्स टू λ/2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने इसको पहले ही लिख दिया था, आपको याद है कि देखो यहाँ पे l/p इज इक्वल्स टू λ/2 है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले ही लिख दिया था उसको। मैं आपको ये तरीके से भी समझा सकता हूँ, ये तरीके से भी समझा सकता हूँ, आपको जो तरीके से समझ आता है बस याद रखना आपने कि एक लूप लेंथ जो होती है वो λ/2 के बराबर है, या फिर एक लूप लेंथ जो है वो l/p के बराबर है। तो अब यहां पर देखेंगे हम फॉर फंडामेंटल मोड, फॉर फर्स्ट मोड, फर्स्ट या फंडामेंटल मोड, नंबर ऑफ लूप कितने हैं, 1, नंबर ऑफ लूप कितने हैं, 1। अब वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा फिर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ।
अच्छा वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, यहाँ से ले लेते हैं, तो ये होगा एन वी, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 1/λ अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो रही है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2l/p, क्या ये बात बराबर है? चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं लाके, तो n इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू 2l/p है, तो ये आ जाएगा 1 लैम्बडा की वैल्यू 2l/p, तो ये p जो है ये चला गया ऊपर, अंडर रूट ऑफ कौन है, t बाय m, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो क्या, देयरफॉर n इज इक्वल टू p बाय 2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब वो कौन से मोड में है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फर्स्ट मोड में है तो p की वैल्यू कितनी ली है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो हम ऐसा लिखेंगे फिर कि n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाई एम। ये किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट मोड के लिए, ये फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी को 1/2l अंडर रूट टी बाई एम। क्या हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले का आप स्क्रीन देखेंगे अगर, तो थोड़ी देर पहले हमने यही वैल्यू निकाली थी 1/2l अंडर रूट टी बाई एम, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ और ये उसका फर्स्ट मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से एकदम। हमने क्या किया यहाँ पर कि नंबर ऑफ लूप कितने बन रहे हैं, एक फंडामेंटल मोड में एक लूप बनता है, नोड्स कितने हैं 2, एंटी नोड कितने हैं 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर l है और दोनों तरफ वो फिक्स है अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं p इंटू λ/2। λ/2 का एक लूप होता है, तो वैसे p लूप्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कितने भी लूप बन सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये जनरल है, जनरल है, जनरल है, और यहाँ पे हमने उसको स्पेसिफिक किया। फिर यहाँ पे हमने लिखा p जो है वो नंबर ऑफ लूप्स है, लूप की एक लेंथ कितनी होती है, λ/2 होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि l/p को भी लूप लेंथ बोल सकते हैं हम, तो l/p को हमने दोनों को इक्वेट किया और यहाँ से वैल्यूज निकाली v इज टू n लैम्बडा के फॉर्मूले में रखकर, ठीक है। इसका जो है तो आप पॉज करके स्क्रीन ये पूरे पॉइंट्स को लिख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन का सेकेंड मोड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ लूप कितने बनेंगे 2, नोड कितने हो जाएंगे, फिर 2 लूप है, सोचिए जरा, एक लूप और ये दूसरा लूप, नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे 2, अब कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। और एंटी नोड कितने हो जाएंगे, पहले कितनी थी, एक एंटी नोड थे, अब कितने 2 लूप यानी 2 एंटी नोड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर में कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं, ये है 2 लूप, इसको हम लेंथ बोलेंगे, लेंथ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, लेंथ इक्वल टू लैम्बडा, क्या लिखो ऐसा, इक्वेशन देखिए, पहले क्या लिखे थे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन थी पहले के स्क्रीन पे, क्या थी, l इज इक्वल टू p टाइम्स λ/2, p कितने हैं 2 λ/2 मतलब कितना हो गया, लैम्बडा हो गया, ठीक है। ये है नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, एंटी नोड, दिस इज नोड, ठीक है। देख लिया आपने 3 नोड और 2 एंटी नोड बने। प्लग कहाँ किया होगा, स्ट्रिंग प्लग्ड एट, कहाँ पे प्लग किया होगा, l/2p यानी कि l/4 पे, है ना, l/2p, p कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4, l/4 पे आपने इसको लेंथ बाय 4, ये टोटल लेंथ है, आपने यहाँ उसको ये वाली जो है ना पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे आपने उसको प्लग किया है और वो फिर बज रहा है, ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग प्लग्ड एट। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि और स्ट्रिंग कैन बी टच्ड एट, तो हम कहाँ टच कर सकते हैं स्ट्रिंग को, टच कहाँ कर सकते हैं हम, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट पे हम उसको टच कर सकते हैं, नोड पे, नोड पे, कितने पे, नोड पे, टच्ड एट, जितने नोड्स होंगे, जितने नोड्स होंगे आप उस पॉइंट को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ इसको होल्ड कर भी लिया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये वाला लूप और ये वाला लूप इसी तरह से बनता रहेगा और इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी बजती रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपने उसको जो है तो टच किया है n पर, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग प्लग्ड एट l/4 लेकिन टच एट l/2। ये पॉइंट को याद रखिए, इसी के ऊपर में जो है तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और अभी भी बहुत सारे जो है तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि सर टच कहाँ पे करना है स्ट्रिंग को, या फिर जो तो प्लग कहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लगिंग डिस्टेंस क्या होता है, l/2p होता है, ठीक है, ऐसे होता है l/2p। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, स्ट्रिंग कैन बी टच्ड एट
जहां जितने नोड उतना, सेंटर में कितने नोड है वो देखना पड़ेगा आपको। तो नोड आपके पास में एक ही नोड है बीच में, तो इसीलिए हो जाएगा L/2 पे। यह बात को याद रखिए। मैं इसको अगले मोड में भी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। चलिए, इस मोड के अंदर में नंबर ऑफ लूप कितने हैं अपने पास? 2 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू P/2L √T/m। P की वैल्यू कितनी है? 2 है। देयरफॉर तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जनरल फार्मूला हुआ नहीं, ये जनरल फार्मूला हुआ, जनरल फार्मूला। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, N1 सेकेंड मोड में फ्रीक्वेंसी N1 होगी, क्योंकि फर्स्ट मोड में N थी तो इसमें N1 होगी। बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी देते हैं कि फर्स्ट मोड में N1 लेता है, सेकेंड मोड में N2 लेता है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने इसको N1 बोला है। N1 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी? 2/2L √T/m। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/L, डायरेक्ट आप इसको 1/L बोल सकते हो √T/m। लेकिन इससे और अच्छा तरीका क्या होता है मालूम है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/2L √T/m होता है। देयरफॉर देखो, अगर ये 2 को साइड कर लिया तो 1/2L √T/m हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू आने वाली है 2 टाइम्स 1/2L √T/m। है कि नहीं सही बात? क्या बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं N1 इज इक्वल्स टू 2n, यानी कि फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड इज ट्वाइस दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक हमने प्ले की है इसके अंदर में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात को ध्यान से याद रखिए। स्ट्रिंग प्लग कहाँ किया है और स्ट्रिंग टच्ड कहाँ पे किया है? टच करते हैं हम कहाँ पे? नोड पॉइंट पर, और स्ट्रिंग प्लग करते हैं कहाँ पर? एंटी नोड पॉइंट पर। जो सबसे पहला एंटी नोड आएगा वहां पे उसको आप प्लग करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपने ऐसे याद रख लिया तो भी चलता है कि फर्स्ट एंटी नोड पर उसको प्लग करेंगे और फर्स्ट नोड पर उसको टच करेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी N1 जो है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से ज्यादा है। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज N1 इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। अरे सही बात है कि नहीं? फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं ना इसको। तो क्या हो गया? देयरफॉर इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल्स टू सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, ये बात को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये पॉइंट हमको इसके बाद भी यूज में आने वाला है। ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है पॉइंट को। चलिए थर्ड मोड पे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में नंबर ऑफ लूप कितने होने चाहिए? 3। अगर 3 लूप है तो नोड कितने हो जाएंगे बोलिए? नोड हो जाएंगे 4, और एंटी नोड 3 लूप के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा एंटी नोड। चलिए बनाते हैं इसको। स्ट्रिंग फिक्स्ड, L लेंथ है स्ट्रिंग की, और इसमें ये हो गया हमारे पास में 3 लूप्स। ठीक है, और 3 लूप मतलब लेंथ कितने में डिवाइड हो जाएगी? L/2 नहीं, क्या बोलते हैं? λ/2, सॉरी, λ/2 λ/2 λ/2, मतलब 3 बार λ/2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये 3 बार λ/2 हो गया। नोड कितने देखिए? 1 2 3 और ये 4। ये होगा 4 नोड आपके पास में, और एंटी नोड 1 2 और 3। ठीक है, ये हो जाएंगे एंटी नोड्स। तो चलिए, ये तो बेसिक थिंग्स हो गई यहाँ पर। इसका लिखते हैं प्लकिंग। स्ट्रिंग प्लग दैट। बताइए प्लकिंग डिस्टेंस क्या होता है? L/2P। तो लेंगे हम L/2 इंटू P कितना है? 3 इज इक्वल्स टू 6। L/6 पर आप क्या करेंगे? स्ट्रिंग प्लग दैट। स्ट्रिंग कैन बी टच दैट। कहां पे टच कर सकते हैं स्ट्रिंग को? फर्स्ट ये पॉइंट पे और बाद में ये पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे टच कर सकते हैं इसको। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा? L/6 पे आपने प्लग किया इसको। नोड कितने दूर आने वाला है? पहला नोड कितने दूर आएगा? नोडल पॉइंट पे आप उसको टच कर सकते हो। ये नोडल पॉइंट बोले तो L/3 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या इसको ऐसा बोले तो चलेगा? L/3, क्योंकि नोड कितने हैं आपके पास में? 2 नोड है। एंटी नोड कितने हैं? 3 है। हम ये कहेंगे कि एंटी नोड पर आप उसको प्लग करते हो
और नोड पर आप उसको टच करते हो तो 1 2 और ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग कैन बी टच्ड एट, तो L/3 बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। L/3 पे भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, इधर से L/3 ले लो या इधर से L/3 ले लो, दोनों तरफ में टचिंग कर सकते हैं उसको। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू p/2l अंडर रूट ऑफ t/m। चलिए बताइए p कितना है यहाँ पर, p की वैल्यू कितनी है? 3 है, रख देते हैं इसमें। तो देयरफॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3/2l अंडर रूट ऑफ t/m। इतनी होगी आपके पास में फ्रीक्वेंसी, n2 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ n2, बट n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t/m होता है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख पाएंगे कि n2 को 3 × 1/2l अंडर रूट ऑफ t/m। देख लो ज़रा इक्वेशन, 3 × 1/2l अंडर रूट t/m। अगर ऐसे लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया? n2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी है दैन फंडामेंटल, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल्स टू कितना हार्मोनिक नंबर क्या है? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने जैसी है। तो सिमिलरली हम n3 की वैल्यू ले सकते हैं। ये कितना मोड होगा? फोर्थ मोड होगा, आई थिंक थर्ड मोड हो गया। फोर्थ मोड में n3 आएगा हमारे पास। n3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर? n3 इज इक्वल्स टू 4n, n4 इक्वल्स टू नेक्स्ट मोड में 5n। ऐसे करते 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 हम जाएंगे np इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा p+1n, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है pth ओवरटोन। pth ओवरटोन इज इक्वल्स टू p+1th हार्मोनिक। अब आज के वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर देखिए, स्टार्ट में तो उसमें हार्मोनिक और ओवरटोन में हमने यही देखा था। देखो स्ट्रिंग वाइब्रेशन में pth ओवरटोन इज इक्वल्स टू p+1th हार्मोनिक होता है, लेफ्ट साइड के कॉलम में हमने उसको लिखा हुआ था। तो pth ओवरटोन मतलब p+1th हार्मोनिक, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम np इज इक्वल टू p+1/2l अंडर रूट t/m, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में np का फॉर्मूला। और अगर आपको बोला जाए कि pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कोई भी नंबर का दे दिया जाए, इसके पास जगह पे दे दिया आपको 21 नंबर का, 21 नंबर का ओवरटोन मतलब ये हो जाएगा 22/2l अंडर रूट t/m, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ का। वी नो दैट, देखिए कल हमने पढ़ा था, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कल हमने पढ़ा था लोकेशंस ऑफ नोड्स आर। लोकेशंस ऑफ नोड्स आर, आपको मालूम है कि नोड्स की लोकेशन हमने क्या लिखे थे? 0, λ/2, λ, 3/2 λ, 2 λ एंड सो ऑन, ठीक है ना। हर आधे लैम्बडा के बाद में लोकेशन ऑफ नोड होता है। देखिए ये 0 है, ये λ/2 है, ये कितना है? 2 λ/2 मतलब लैम्बडा, और ये कितना है? 3/2 λ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये लेंथ कितनी है टोटल? ये लेंथ है अभी हमारी 3 λ/2, अभी तो लिखे थे हमने इसको, ठीक है। ये 3 λ/2 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 3 λ/2 है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ नोड्स आर 3 λ/2। अच्छा, हमने इससे पहले ऑल्सो जब हम स्ट्रिंग वाइब्रेशन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे उस टाइम हमने एक फॉर्मूला लिखा, देखो क्या लिखा है? L/p इज इक्वल्स टू λ/2, है ना। L/p आना चाहिए, λ/2 की जगह कौन आना चाहिए? L/p। देयरफॉर नोड्स इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन, नोड्स इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन आर एट कहाँ कहाँ होंगे? x इज इक्वल्स टू कहाँ कहाँ होंगे? देखो x इज इक्वल्स टू, यहाँ से ले लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह नोड है। तो नोड की एक्चुअल लोकेशन क्या है? तो हम नोड्स की लोकेशन निकाल रहे हैं। तो नोड्स इन स्ट्रिंग वाइब्रेशन आर एट x इक्वल टू कितना? देखो 0, उसके बाद कौन है? λ/2, λ/2 की जगह कौन आएगा? L/p आएगा, तो हम लिखेंगे L/p। उसके बाद में यहाँ पे कितना है? 2 λ/2 है ना ये, तो ये आ जाएगा 2L/p। उसके बाद 3L/p, देखो जरा वहाँ पे लैम्बडा 3/2 लैम्बडा है ना, तो λ/2 की जगह कौन आता है? λ/2 की जगह L/p आ जा रहा है, तो λ/2 की जगह L/p, ये 3L/p हो गया, और 4L/p एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो नोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग यहाँ मिलने वाले हैं आपको, इस तरह से आपको मिलने वाले हैं नोड्स।
एंटी नोड्स कहाँ होंगे, देखो जरा, एंटी नोड्स आर एट x इक्वल टू, इनके बीच में जो जगह बचेगी उस पर आप बोल सकते हो, या फिर आपने एंटी नोड का एक्चुअली मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं, लोकेशंस ऑफ नोड्स आर, और एंटी नोड की लोकेशन क्या होती है, एंटी नोड की लोकेशंस होती है हमारी, यहाँ पे आता है एंटी नोड सबसे पहले λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, याद आया आपको, एंटी नोड्स आर एट, वी नो दैट, ये हमको पता होता है कहाँ पे, x इक्वल टू λ/4 पर होता है, 3 λ/4 पर, 5 λ/4 पर, एंड सो ऑन, ये होते हैं हमारे एंटी नोड्स। तो यहाँ पे देयरफॉर एंटी नोड्स इन स्ट्रिंग ऑन स्ट्रिंग आर x इक्वल टू कहाँ पे होंगे, चलिए, तो λ/4 है ये, तो इसका λ/4 है ना, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो इसको 2 × 2 का 2 साइड कर दो तो कितना हो जाएगा, λ/2, तो ये आ जाएगा आपका λ/2 की जगह पे कौन आता है, l/p आता है, तो ये आ जाएगा l/2p, l/2p, रख के देख लो, देखो l/p की जगह कौन आएगा, λ/2, l/p की जगह कौन आएगा, λ/2, तो λ/2 2 to the 4, λ/4 आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3 l/2p, 5 l/2p एंड सो ऑन, देखो रख के 5 l/p की जगह पे λ/2, तो 2 to the 4, 5 λ/4, क्या ये बात सही है, बराबर आ रहा है। तो ये हो गया स्ट्रिंग पर एंटी नोड्स की लोकेशन। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि एंटी नोड्स कहाँ पे होंगे स्ट्रिंग पर, और नोड्स कहाँ होंगे स्ट्रिंग पर। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो हमको आज मिले हैं कि नोड और एंटी नोड हमारे स्ट्रिंग वाइब्रेशन में कहाँ होते हैं। ये तो लोकेशन ऑफ नोड्स और ये लोकेशन ऑफ एंटी नोड हमको पहले से पता होती है, ये एंटी नोड और ये नोड्स की लोकेशन स्ट्रिंग पर कहाँ बनने वाली है वो है, ठीक है। इसके आगे जो पॉइंट है वो है स्ट्रिंग वाइब्रेशन में, स्ट्रिंग वाइब्रेशन में इसके लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाइब्रेशन के लॉज क्या होंगे, और इसके ऊपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको देखने हैं, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।